हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी इंजन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमारी पॉलिटी की एमसीक्यू की सीरीज चल रही थी, जिस पे हमने काफ़ी कुछ चीज़ें कर ली थी, जैसे कि हमारा संविधान बना कैसे, और हमारे जो संवैधानिक विकास से संबंधित प्रश्न उत्तर थे वो सारे हमने कर लिए थे। चाहे वो हमारा भाग 1 रहा हो संघ और उसके राज्य क्षेत्र का, या नागरिकता की बात रही हो, मूल अधिकार हो, मौलिक कर्तव्य हो, डीपीएसपी हो, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस जो है सीरीज में कर ली थी। जो सीरीज चली है उसका ये अगला टॉपिक है, जिसमें हम बात करेंगे राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए, कहाँ से कहाँ तक किए गए हैं, इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे मैं कराऊंगा। और इसको मैं कोशिश करूंगा कि 2 पार्ट में हो जाए, क्योंकि क्या होता है कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं इस पार्ट में करा दूंगा, और जो आपके कभी कभी वन लाइनर जैसे इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं कि ये ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो एक भी बार तक सदन तक नहीं गए, या ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो पहले दलित राष्ट्रपति थे, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो मैं अगली सीरीज में करा दूंगा आपको। तो आइए जो है करना प्रारंभ करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द हेड ऑफ इंडियन रिपब्लिक। निम्नांकित में से कौन भारतीय गणराज्य का प्रमुख है? ऑप्शंस आपके हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति; प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री; कैबिनेट, मंत्रिमंडल; पॉलिटिकल हेड अलोंग विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राजनीति प्रमुख, मंत्रिपरिषद। सही। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बात करें गणराज्य की, तो गणराज्य का मतलब होता है कि जो भी हेड होगा वो निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत होगा। जो भी हेड होगा वो निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत होगा। और बात करें भारत के हेड की या प्रमुख की, तो वो कौन होते हैं? वो हमारे राष्ट्रपति महोदय होते हैं। और इनका चुनाव भी होता है। कैसा चुनाव होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा चुनाव होता है। इनका जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें फॉलो कर रही हैं। तो जो ऑप्शन आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नांकित में से कौन भारतीय गणराज्य का प्रमुख होता है, तो वो होता है भारत का राष्ट्रपति। जहां पे वंशानुगत हो जाएगा वहां पे मोनार्की शासन हो जाएगा, राजशाही शासन हो जाता है। ठीक है, वहां पे वंशानुगत आपके राजा का बेटा राजा ऐसे होता है, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसलिए इसे भारतीय गणराज्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेज हिज पावर्स। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो अपनी शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं? ऑप्शंस आपके हैं, आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा; थ्रू मिनिस्टर्स, मंत्रियों के द्वारा; थ्रू प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के द्वारा; थ्रू कैबिनेट, मंत्रिमंडल के द्वारा। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वो भी आपका क्या कौन सा है? ऑप्शन ए, आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम। या तो वो सीधे सीधे प्रयोग कर लेते हैं, या तो उनके जो अधीनस्थ अधिकारी होते हैं उनके द्वारा प्रयोग करते हैं। बात करें ऐसा लिखा कहाँ पर है, तो सबसे पहली बात, जब भी राष्ट्रपति की बात की गई है तो राष्ट्रपति हमारा कहाँ है? आर्टिकल 52 में। आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जिसमें कार्यपालिका की समस्त शक्तियां निहित होंगी। अब बात यहां पर की गई है प्रयोग की, तो प्रयोग के लिए 53(1) में कहा गया है, आर्टिकल 53(1) में कहा गया है कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा वो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा शक्तियों का प्रयोग करेगा। तो इस प्रकार से इसको ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कभी कभी आपसे क्वेश्चन ऐसे घुमा के भी पूछ सकता है कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो वो राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका की शक्तियां किस में निहित होती हैं, तो वो भी राष्ट्रपति में निहित होती हैं। इस प्रकार से जैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा आपको आंसर यही करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर वेस्टेड इन। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित हैं। देखिए, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में बात कर ही ली थी, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन भी आ गया है। तो जो सारी कार्यपालिका शक्तियां होती हैं किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति में। तो सीधे सीधे इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। जो भी संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। और इसका अनुच्छेद मैंने आपको बता ही दिया था, कौन सा था? आर्टिकल 53(1).
53(1) में कहा गया है कि जो भी आपकी राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां हैं उनका प्रयोग वो किसके किसके माध्यम से करेगा, या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, द टू यूनियन टेरिटरीज विच हैव बीन गिवन राइट टू टेक पार्ट इन इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय द 70th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वह है, ऑप्शंस आपके हैं, दिल्ली एंड चंडीगढ़, दिल्ली एंड पुडुचेरी, दिल्ली एंड दमन एंड दीव, चंडीगढ़ एंड पुडुचेरी। तो साथ ही इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन बी, दिल्ली और पुडुचेरी। ये ऐसे 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। बाकी और भी ऐसी कोई भी यूएन यानी यूनियन टेरिटरी नहीं है जिनके निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लें। बात करें कि ये जो प्रावधान आया ये आया कहाँ से है, तो आर्टिकल 54 जो हमारा है, आर्टिकल 54 जो है वो हमारा बात करता है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की। और निर्वाचक मंडल में कहा गया है कि आपकी संसद के दोनों सदन जो हैं उनके निर्वाचित सदस्य होने चाहिए, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होने चाहिए, और 70वें संशोधन द्वारा कहा गया कि दिल्ली और पुडुचेरी के जो निर्वाचित सदस्य होंगे विधानसभा के वो भी इसमें शामिल किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, हु एमंग द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शंस आपके हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। सबसे पहले तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए, जो निर्वाचक मंडल होता है राष्ट्रपति का, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही यही है कि उसमें जो भी सदस्य भाग लेते हैं वो सारे के सारे निर्वाचित ही होते हैं, मनोनीत नहीं होते हैं। आपसे क्वेश्चन दूसरी तरह से भी पूछ लिया जा सकता है, उसमें आपका आ जाएगा, सारे ऑप्शन दे देगा और एक दे देगा कि लोकसभा की या राज्यसभा के सभी सदस्य, तो वहाँ पे भी आपको वही क्रॉस करना है क्योंकि बाकी जो होंगे वो सारे सही होंगे। जैसा कि यहाँ पर भी देख लीजिए, पहला नंबर भी आपका सही है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में बताया भी है, आर्टिकल 54 के अनुसार जो निर्वाचक मंडल होगा उसमें दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होंगे, यानी कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे, और विधानसभा में भी अगर यूनियन टेरिटरी की बात करेगा तो दिल्ली और पुडुचेरी सम्मिलित किए गए हैं 70वें संविधान संशोधन द्वारा। लेकिन विधान परिषदों के सदस्यों की बात नहीं की गई है, यानी इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। इनमें से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है, तो वो सम्मिलित नहीं है राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य, बाकी सारे सम्मिलित हैं। ये 3 ऑप्शन जो आपके दिए हुए हैं ये निर्वाचक मंडल में आते हैं, लेकिन विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य नहीं आते हैं। इस प्रकार से इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द कैंडिडेट ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। कंप्लीशन ऑफ 35 ईयर्स, आयु 35 वर्ष हो, एजुकेटेड पढ़ा लिखा हो, क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपुल, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, सिटीजन ऑफ इंडिया, देश का नागरिक हो। तो साथियों बात करें जो हमारा संविधान है जिसमें बात की गई है कि राष्ट्रपति की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, तो उसमें पढ़े लिखे होने की बात कहीं नहीं की गई है। जो बात की गई है योग्यता की, क्वालिफिकेशन की बात की गई है आर्टिकल 58 में, और 58(1) में कहा गया है कि ये योग्यताएं होनी चाहिए, लेकिन उसमें पढ़ा लिखा होना अनिवार्य नहीं बताया गया है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, एजुकेटेड, पढ़ा लिखा हो ऐसा राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है। कायदे से तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन यहाँ पे जस्ट उल्टा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, टू whom does the president of India address his resignation?
भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा अध्यक्ष को, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री को। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन बी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 56 में बात की गई है कि राष्ट्रपति जो अपना इस्तीफा देंगे या त्यागपत्र देंगे वो उपराष्ट्रपति को देंगे। साथ ही साथ 56(2) में कहा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। 56(2) में कहा गया है कि जैसे ही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देंगे वैसे ही उपराष्ट्रपति है वो इसकी सूचना किसको देगा? वो लोकसभा अध्यक्ष को देगा। सूचना देगा किसको? लोकसभा अध्यक्ष को। जैसे ही राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया उपराष्ट्रपति को, वैसे ही उपराष्ट्रपति का कर्तव्य है कि 56(2) के अनुसार वह तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को इस चीज की सूचना देगा कि राष्ट्रपति महोदय ने अपना त्यागपत्र मुझे दे दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट बाई। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन आपके हैं, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, और पार्लियामेंट यानी संसद के द्वारा। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन डी, पार्लियामेंट के द्वारा यानी संसद के द्वारा। संसद के द्वारा ऐसा तो नहीं है कि अचानक से हटा दिया जाएगा, अचानक से नहीं हटाया जाता है। तो इसके लिए क्या प्रावधान किया गया है? इसके लिए प्रावधान किया गया है कि महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाएगी, और जो महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाएगी वो किसी भी एक सदन द्वारा लाई जा सकती है। संसद में किसी भी सदन द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाएगी। उसके लिए 1/4 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। ठीक है, बाद में महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाएगी और उसे पद से हटाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, एटलीस्ट हाउ मेनी डेज ऑफ प्रियर नोटिस इज रिक्वायर्ड फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? आपके ऑप्शन है 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन और 30 दिन। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन बी, 14 दिन। जब भी राष्ट्रपति संविधान की अवहेलना करता है या अपमान करता है तो उसको पद से हटाए जाने के लिए महाभियोग चलाया जाता है। अब महाभियोग चलाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे देख लेते हैं उनके बारे में। जैसे कि पहला पॉइंट है कि प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जाएगा, किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जाएगा, 1/4 सदस्य की सहमति होगी, राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना भेजी जाएगी, 14 दिन पूर्व सूचना भेजी जाएगी, और उसके बाद दोनों सदनों में जब 2/3 बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव पास हो जाएगा तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, द वैकेंट पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट इज टू बी फिल्ड विद इन। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। ऑप्शंस आपके हैं 90 दिनों में, 6 मंथ 6 माह में, 9 मंथ 9 माह में, 1 ईयर 1 साल में। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन बी, 6 माह में। अनुच्छेद 62(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति का जो पद है वो कभी रिक्त नहीं रहना चाहिए। उसके लिए क्या करते हैं, जैसे ही राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने वाला होता है उससे पहले चुनाव करा लिए जाते हैं। लेकिन 62(2) में एक चीज कही गई है। 62(2) में कहा गया है, यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या राष्ट्रपति पद त्याग कर दें या उन पर महाभियोग चलाकर उन्हें उनके पद से हटा दिया जाए तो क्या प्रावधान होने चाहिए? तो प्रावधान किए गए हैं या तो यथाशीघ्र, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके राष्ट्रपति का चुनाव कर लेना चाहिए, या फिर अधिकतम से अधिकतम 6 माह। 6 माह के अंदर हर हाल में कैसे भी राष्ट्रपति का रिक्त पद भरना ही भरना है, ऐसा संविधान में लिखा गया है। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने दिन में भर लिया जाना चाहिए? तो अधिकतम से अधिकतम
6 माह में भर लिया जाना चाहिए। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, इन केस द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉल्स वैकेंट एंड देयर इज नो वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो, हु अमंग द फॉलोइंग वुड बी द एक्टिंग प्रेसिडेंट। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति यहाँ पे होना चाहिए, और उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। ऑप्शंस आपके हैं, वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का उपसभापति, लोकसभा स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, भारत के मुख्य न्यायाधीश। जैसा कि प्रावधान भी है आपका किसमें, आर्टिकल 65 में, कि अगर आपके प्रेसिडेंट नहीं है या उनका पद रिक्त है तो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि उपराष्ट्रपति पद संभालेंगे। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं उपलब्ध है तो उसके बाद आता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये पद संभालेंगे। इस प्रकार से ये हायरार्की चलती रहती है। अगर इनके सीजीआई भी अवेलेबल नहीं है तो फिर कौन पद संभालेगा, तो उनके नीचे वाले संभालेंगे। इस प्रकार से ये हायरार्की चलती रहेगी। और इसकी बात की गई है राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा अंडर आर्टिकल 108 इज समन्ड बाई। देखिए यहाँ से क्वेश्चन और मिल जाता है कि ज्वाइंट सिटिंग जो होती है लोकसभा और राज्यसभा की, उसका आर्टिकल कौन सा है, उसका आर्टिकल 108 है। तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। ऑप्शंस आपके हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा, लोकसभा के स्पीकर द्वारा, प्राइम मिनिस्टर द्वारा और प्रेसिडेंट द्वारा। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन डी, प्रेसिडेंट द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 108 में ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान है, और जो ज्वाइंट सिटिंग होती है वो लोकसभा राज्यसभा दोनों की एक साथ होती है। अब पता चला ज्वाइंट सिटिंग चल रही है, दोनों के बीच ऐसा हुआ कभी कि अवरोध उत्पन्न हो जाए, तो राष्ट्रपति क्या करता है कि संयुक्त बैठक को भंग कर देता है या आहूत कर देता है, शमन कर देता है। तो ये पावर जो है वो राष्ट्रपति को दी गई है। देखिए यहाँ पे लोकसभा के स्पीकर की बात की गई है, तो ज्वाइंट सिटिंग जो होती है तो उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा स्पीकर। ठीक है, ये अध्यक्षता करता है जो ज्वाइंट सिटिंग होती है, और इसका प्रावधान दिया गया है आपका आर्टिकल 118(4) में। जब हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में तो इसके बारे में और डिटेलिंग में बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन एम्पावर्ड टू प्रोमुलगेट एन ऑर्डिनेंस। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। आर्टिकल 360, आर्टिकल 123, आर्टिकल 200, आर्टिकल 356। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन बी, आर्टिकल 123। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एन ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट विद इन व्हाट टाइम फ्रेम आफ्टर द स्टार्ट ऑफ इट्स सेशन। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है। ऑप्शंस आपके हैं, 1 माह, 6 सप्ताह, 8 वीक और 6 मंथ, यानी 6 माह। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन बी। अनुच्छेद 123(2) के अनुसार कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है जब अध्यादेश जारी करेगा तो जैसे ही संसद का सत्र शुरू होता है उसके 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदित होना आवश्यक है। इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है, अध्यादेश की अधिकतम समय सीमा क्या हो सकती है, तो वो होती है 6 माह व 6 सप्ताह। ये 6 माह किस लिए दिए जाते हैं, ये दिए जाते हैं कि आपका जब सत्र नहीं चल रहा होता तो अगला सत्र स्टार्ट होने में 6 माह का गैप होता है बीच में, इसीलिए अधिकतम जो समय सीमा दी गई है वो 6 माह व 6 सप्ताह दी गई है। अध्यादेश जारी तभी किया जाता है जब आपका कोई एक सदन ना चल रहा हो, और जैसे ही दोनों सदन जो है दोनों सदनों के सत्र चालू होंगे वैसे ही 6 सप्ताह के अंतर्गत उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उस पर कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट देना पड़ेगा,
नहीं तो 6 सप्ताह के बाद अध्यादेश की अवधि समाप्त हो जाती है, यानी अध्यादेश खत्म मान लिया जाता है। और साथ ही साथ एक चीज़ ये भी आपको जाननी पड़ेगी कि राष्ट्रपति जितनी बार चाहे अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से सलाह करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शंस आपके हैं आर्टिकल 129, आर्टिकल 132, आर्टिकल 143 और आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 के बारे में हम पहले पढ़ ही चुके हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसके तहत कितनी 5 रेट आती हैं, तो ये तो होना ही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 143। 143 का गलत मतलब मत समझिएगा, लेकिन इसको रिलेट कर सकते हैं कि राष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय में बड़ा प्यार है, ठीक है, दोनों में आपस में बड़ा प्रेम है। तो जब भी 143 की बात होगी तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी विषय पर परामर्श प्राप्त करने की शक्ति रखता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनको सलाह दे दी है राष्ट्रपति महोदय को तो वो उसे माने ही, ठीक है, वो उस परामर्श को स्वीकार करने की या मानने की बाध्यता नहीं है उनमें। ऐसा नहीं है कि वो बाध्य हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है उनको सलाह तो उन्हें माननी ही पड़ेगी। वह सलाह मांग सकते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो उनकी सलाह मानने के लिए बाध्य हों। आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको अच्छी समझ में आई होंगी। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। साथ ही साथ जो लोग नए आए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।